अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। मेरी ये यूट्यूब में ये फर्स्ट सीरीज़ फर्स्ट वीडियो सब कुछ फर्स्ट है। ठीक है। तो मैंने आज भी वीडियो इस मकसद के लिए ही बनाई है कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैंने लेक्चर्स जो है ये ऑब्ज़र्व किए हैं, पढ़े हैं इन लेक्चर्स को। ठीक है। तो यूट्यूब पे मुझे तो नहीं वैसे कोई हेल्प हो सकी मिली। 35 से ऑनवर्ड तो स्पेशली कोई हेल्प नहीं हो सकी। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इस चीज़ को स्टडी करूँ और इस चीज़ को आगे आपको ऑब्ज़र्व करूँ और आपको डिलीवर करूँ जो-जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। ठीक है? मैंने जो ये लेक्चर्स हैं इनको डीपली पढ़ा है। ठीक है? क्योंकि 35 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं वो ऐसे लेक्चर्स हैं कि अगर आप इनको समझे कि मैं थ्योरी पढ़ के क्लियर कर लूँ तो वो एक तरह की ना वो मिसगाइड हो गई या बेवकूफ़ी हो गई कि हम इसको इस चीज़ के लिए क्लियर करें। 35 से ऑनवर्ड लेक्चर्स इस तरह के हैं कि जैसे आपने पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं ना, बेशक टूटे-फूटे जिस तरह मर्ज़ी लेक्चर्स यूट्यूब पे सुने हैं या देखे हैं थोड़ा बहुत जो भी है। बहरहाल वो थ्योरेटिकली ज़्यादा थे। मगर अब थोड़े से इन्होंने क्वेश्चंस की तरह इन्होंने किया। वो क्या मतलब क्वेश्चंस का कि जैसे आपने लाइन्स पढ़ी है, फीलिंग्स पढ़ी हैं, किस तरह एक्चुअल में वर्किंग करती है कंप्यूटर के अंदर, वो चीज़ों को डिस्कस किया गया। ठीक है? तो मैंने इन लेक्चर्स को थोड़ा-सा पढ़ाया है तरीके से, इस तरीके से कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर ही हो जाए। अगर आप टर्म सुने ना कर्व तो आपको पता लग जाएगा यार बात क्या हो रही है, करना क्या है, लिखना क्या है, होना क्या है। ठीक है? तो 35 से तकरीबन आगे इसी कर्व्स और इसकी टाइप्स के ऊपर ही डिस्कशन चलती जा रही है। ठीक है? अब सबसे टाइप्स में जाने से पहले आपको इस वर्ड का पता होना चाहिए कर्व क्या है। अब जैसे मैं खुद भी अगर पर्सनली देखूँ मेरे भी माइंड में यही चीज़ आ रही थी। कर्व का मतलब है क्या? कर्व का मतलब है कर्व का मतलब है कि एक मैंने ये लाइन लगाई है, ये कर्व है, बेंडिंग लाइन्स। नो, ये कर्व नहीं है। कर्व क्या है एक्चुअल में? कर्व है कि ऐसे कुछ पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स जिनसे मिलके कोई ड्रा चीज़ हो सके, वो आपकी कर्व है। ठीक है? नंबर 2, ऐसी कर्व, ऐसी लाइन जो आप मुसलसल चलाते जा रहे हैं विदाउट एनी गैप, ये चलाई जा रहे हैं, ये भी आपकी एक तरह की कर्व है। ठीक है? ये मैं कंटिन्यूअसली चला रहा हूँ अपना, ये मैं अपना रुका नहीं हूँ, विदाउट गैप, कर्व है। ये मैं बना रहा हूँ, ये मैंने किया ऐसे, ये कर्व नहीं है। ठीक है? इस तरह मल्टीपल पॉइंट्स हैं, उनको मैंने मिला के कुछ ड्रा किया है, ये मेरी एक तरह की होगी कर्व। ठीक हो गया? ये कर्व है एक्चुअली। अब मैं डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कुछ ना नोट्स वगैरह भी बनाया है ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके। ठीक है? अब नोट्स क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, ये डेफिनेशन मैंने अपने पास से नहीं लिखी, मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से फाइंड करके इनको लिखा है ताकि हेल्प हो जाए। फर्स्ट है कर्व। कर्व क्या है? इफ फाइनाइट और इफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब जो मैंने ये पॉइंट्स लगाए हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एंड देन ड्रॉ अ लाइन टू एवरी पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ फिगर। ठीक है? इसके बाद मैं इनसे कोई लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है? और ये फिगर बनी, ये आपकी कर्व है। डेफिनेशन ये कहती है। बाकी मैंने डेफिनेशन लिखी ताकि आपको जो कंसेप्ट है उसके वर्ड्स मिल जाए, क्या लिखना है आपने। ये मैंने ऊपर कुछ बताया भी है कि ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ट्राइंगल भी एक कर्व है। ठीक है? वो एक सर्कल होगा, आप बताएं ये कर्व होगा कि नहीं होगा? कुछ कर्व डेफिनेटली होगा। वो क्यों कर्व होगा, ये देखें। डेफिनेशन के मुताबिक मैंने पेन को चलाया विदाउट एनी गैप, कुछ ड्रा किए, डेफिनेटली कर्व है। ठीक है? ये चीज़ है कर्व की। अब कर्व के अंदर आगे डेफिनेशन, कर्व के आगे टाइप्स भी हैं। अब टाइप्स की हैं, मैं मैं टाइप्स आपको बताने, मैंने ना कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं और ये बनाए हैं। असल में हुआ ये है कि मैंने इससे पहले भी रिकॉर्डिंग की है, मगर वो ये हुई है मुझसे सेव नहीं हो सकी। तो मैंने कोई 20-25 मिनट की थी, वो मेरी ज़ाया हो गई वीडियो। तो मैं अब दोबारा इस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए सारा कुछ तकरीबन ओपन ही है। ठीक है? तो ये कर्व का सेट खुल गया। ये टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए जाने हैं आपके 35 से ऑनवर्ड। ठीक है? फर्स्ट है व्हाट इज़ अ कर्व, ये आपको मैंने बता दिया, एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। रिप्रेजेंटेशंस का भी आपको पता लगे किस किस तरह की होती है। अब कर्व का आपको पता लग गया, मगर कर्व 3 तरह की होती है कर्व। ठीक है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, मैं बता रहा हूँ ना, पिछली रिकॉर्डिंग की है, आपके लिए बनाई थी। मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये कर्व है। ठीक है? कर्व की टाइप्स थे 3। फर्स्ट टाइप है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक। इसको आप बेशक लिख लें, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक। एक्सप्लिसिट क्या होती है? एक्सप्लिसिट होती है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब दोनों साइड पे वेरिएबल होते हैं
एक साइड पर डिपेंडेंट होते हैं, एक साइड पर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये वेरी इस तरह की शक्ल होती है, जैसे एक लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, लाइन की इक्वेशन ऐसी है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी आ जाएगी एक्सप्लिसिट, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, इसको नहीं भी आपने देखना, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ इस तरह देखें। बराबर के दोनों साइडों पे समझ लिया आपके वेरिएबल्स होंगे, ये आपकी होगी एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होगी, बराबर की एक साइड पे होगी दूसरी साइड पे नहीं होगी, ये इम्प्लिसिट होगी। अगर आप कहेंगे देखें ये कौन सी कोई बड़ी बात है, एक्सप्लिसिट को आराम से इम्प्लिसिट बना सकते हैं, वाई को उठा के दे रहे हैं वहाँ पे जीरो आ जाएगा। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये माइंड में अगर आपके आई ये बात, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका ध्यान यहीं पे है, तो ये वाकई ऐसा हो सकता है। मगर मगर ये क्या कहते हैं इसको, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में अलग बनाने का फिर क्या मकसद है, अगर हम इसको भी वो बना सकते हैं और इसको ये बना सकते हैं, इसको कैसे इम्प्लिसिट बना सकते हैं, जैसे वाई एक्स को उठा के साइड पे ले जाए, डेफिनेटली दोनों तरफ आ जाएगी चीज़ें, तो ये एक्सप्लिसिट बन जाएगी। इसको अलग अलग बनाने का मकसद ये है कि अगर हम एक्सप्लिसिट फॉर्म्स को इम्प्लिसिट में लाएं या इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में लाएं, इन फ्यूचर आगे इनकी डेरिवेशंस, इंटीग्रेशंस, मजीद फैक्टराइजेशन चीज़ें होनी डिटेल में, तो उसमें आपको इश्यूज आएंगे। इश्यूज क्या आएंगे, कुछ होता है आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको अंडर रूट में वैल्यूज मिलेगी, इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट करेंगे आगे इक्वेशंस में, तो वो डिफिकल्टीज आएंगी, इसलिए इसको सेपरेट किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन भी आए थे ना, अगर क्या आप एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट कर सकते हैं, तो फिर यस कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा आगे प्रैक्टिकली लाइफ में या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आपने ये चीज़ कह देनी है। कर्व की आपको पता लगे एक्सप्लिसिट होती है, ये एक इम्प्लिसिट होती है। मैंने ये कन्वर्ट करके दिखाया कि इसको अब वाई को ले गया हूँ तो ये इम्प्लिसिट बन गई है फॉर्म, मगर नॉन कन्वीनियंट है, ठीक है। नंबर 3 है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक क्या कहता है, पैरामेट्रिक के अंदर दो तीन तरह से इक्वेशंस बनी होती है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये दो तीन तरह से होती है, ठीक है। ये आपकी पैरामेट्रिक है। और पैरामेट्रिक वो है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, आजकल भी पैरामेट्रिक को ही प्रेफर किया जाता है, वो इसलिए कि इससे जो हमें डाटा गेट होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और उस पर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्किंग कर पाते हैं बनस्पत इन दोनों से, ठीक है। आपने सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जो जो मैं बोली जा रहा हूँ उसको कान में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए और कुछ स्क्रीनशॉट लीजिए जो चीज़ें आपको बेहतर लगती है। वैसे मैं तो बड़ा अजीबोगरी भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, मगर आपको अगर समझ आती है तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना लें या कुछ भी आपको जिस तरह बेहतर लगता है साथ साथ बना लें और इस चीज़ को समझें। अब पैरामेट्रिक का थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कहाँ पे नीचे लिखा होगा यहाँ पे, खैर मैं बताता हूँ आपको वो, उससे पहले एक और चीज़ समझने वाली है। बात इस पे हो रही थी कि इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और पैरामेट्रिक एक ये चीज़ है। सेकंड आपका टॉपिक है पैरामेट्रिक कर्व, इन तीनों को छोड़ दिया गया है। ये 5 नंबर पे, 6 पे बेजियर, 7 पे बी स्प्लाइन कर्व, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके लेक्चर्स में जो डिस्कस किए गए हैं, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स के ना, जैसे यहाँ से मैं चलता हूँ 35 नीचे ऑनवर्ड नीचे जा रहे हैं, स्क्रॉल रोलिंग कर रहे हैं, प्लेन कर्व देख, पैरामेट्रिक कर्व के बारे में आपको बताना चाह रहा था, ये मिल गया मुझे। ये भी एक स्क्रीनशॉट मैंने फाइंड किया है, ठीक है। इस पे क्या है, ये आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने कुछ चीज़ें भी इस पे लिखी ताकि आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, एक मिनट इसको मैं खोल लेता हूँ, किधर गया है वो ओपन विथ, ये ओपन जो, ये हो गया ओपन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था पैरामेट्रिक का, ऐसे ही है ना, तीन दो तीन हो जाती है वैल्यूज इसमें। अब पैरामेट्रिक में एक और चीज़ होती है, जो वैल्यूज होती है ना वो पावर में होती है, जैसे ये देखिए 3 की पावर है, अगर 2 डायमेंशनल होगा फिर हम T2 लिखेंगे, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो फिर हम T की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। सिंपल फॉर्म एक ये होती है, ये देखें एक ब्रैकेट होती है उसमें 3 वेरिएबल्स, या अगर 2 डायमेंशनल है 2 यहाँ तक क्लोज हो जाएगा, अगर 3 है तो यहाँ पे क्लोज होगा। अब एक्स टी किसके बराबर है, वाई टी किसके बराबर है, जेड टी किसके बराबर है, एक्स टी बराबर है, अगर 3 डायमेंशनल है ए एक्स टी क्यूब प्लस बी एक्स टी स्क्वेयर प्लस सी एक्स टी, देन फिर टी एक्स सिंपल डी एक्स, ए बी सी डी, ठीक है। साथ टी क्यूब टी स्क्वेयर टी सिंपल फिर टी जीरो, इस तरह करके आप माइंड में रख लें। एक्स टी ये, वाई टी ये, जेड टी ये फार्मूले इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि ये चले ठीक है, आपको पता लग गया कि बड़ी अच्छी बात है कि पता लग गई ये आपकी फार्मूलाज है। अब इसमें से आप एक दो हमें कॉलम्स या दो मैट्रिक्स बना के दिखाएं जिसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स सेपरेट सेपरेट हो। अब मैं अगर इस पे नोट करता हूँ तो मुझे जो वेरिएबल्स है ना वो टी क्यूब
टी स्क्वायर, टी के अलावा या 1 के अलावा कोई नज़र नहीं आता मुझे, तो मैंने उनको यहाँ मेंशन कर दी है। और इसके अलावा जो कोफिशिएंट्स हैं, ये ए एक्स वाला तो बी एक्स, ये तो कोफिशिएंट्स हैं अपने, और सॉरी वेरिएबल्स हैं। फिर इनको हम उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस पे लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ये है ना, ये पूरा, इसको हम यहाँ पे रो में नहीं कॉलम में लिखेंगे। ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जगह वाई है, ये सारे को हम कॉलम में लिख देंगे। जेड है, पूरे कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे आया तो एक जनरल फॉर्म बनी होती है, अगर नहीं बनी होती तो आप इसको अपने पास से लिखें, इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख दें। और आप डेफिनेशन में थोड़ी सी इसकी तारीफ कर दें, पैरामीट्रिक की जो चीज़ें आपको बताई है मैंने, तो इंशाल्लाह आपका अगर ये टॉपिक्स क्योंकि बहुत अहम है तो इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है। हम्म, ये पैरामेट्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ना पहले आपको हैंड मेन चीज़ें यही थी कर्व में आपको दिखाने के लिए। 3 टाइप्स है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक। और जो आपके लेक्चर्स है ना वो पैरामेट्रिक के ऊपर ही आगे सारे उसी से ले लेके मजीद आगे डिटेल में जा रहे हैं। जैसे ये देखें, पैरामेट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, पैरामेट्रिक जो इक्वेशन ऑफ अ कर्व है ना, उसके अंदर 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होती है, सिंगल, कॉमन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। ये चीज़ आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ के लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी मैंने एक चीज़ लिखी, सबसे बेस्ट जो सी कर्व होती है वो पैरामेट्रिक कर्व होती है। एमसीक्यूज में अगर आ जाए आपको आइडिया होना चाहिए। ये देखिए, एक्स वाई 3 तरह के वेरिएबल्स आ गए इसमें। प्लेन कर्व देखें, मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, अगर 2 डायमेंशन हो तो स्क्वायर आएगी वैल्यू। मैं पहले आपको ये इसलिए यहाँ से स्किप किया है कि मैंने कहा चले पहले आपको पिक्चर दिखा दूँ ताकि आपको माइंड में आ जाए। मैंने 3 डायमेंशन दिखाई है, आप 2 डायमेंशन यहाँ पे अगर 3 डायमेंशन करनी हो, इसके पीछे क्या होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। प्लस प्लस टी की क्यूब वाली वैल्यू होगी, या यू यू है तो यहाँ पे यू लिख देंगे हम, यू की क्यूब की वैल्यू होगी, ऐसी है ना। तो ये 2 डायमेंशनल है तो इस तरह, इसलिए एक्स और वाई जेड की वैल्यू होगी। ठीक है, मज़ीद मैं आप स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, ये चीज़ें फ़िलहाल आप छोड़ें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको करवाऊँगा नहीं, मैं करवाने लगा हूँ बस वैसे ही मैं अभी स्क्रॉल डाउन देख रहा हूँ कि कौन कौन सा लेक्चर है जो मेरे एक क्वेश्चन कराऊँ तो आपको वो क्लियर हो जाए। अच्छा, पैरामेट्रिक ये मैं ढूंढ रहा था मेन चीज़ जो मिलने रही थी। पैरामेट्रिक कर्व में 2 तरह की कर्व होती है, पीस वाइज लीनियर कर्व, पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व। जो पीस वाइज लीनियर कर्व होगी उसमें इस तरह सी लाइंस होंगी, ये देखें इस तरह से, कोई इसमें बेंड नहीं होगा। ठीक है, और पीस वाइज पोलिनोमियल की बात है कि थोड़ा सा बेंडिंग होगी, ये बेंडिंग आ गई तो आपकी पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये कि डिग्री आप समझते हैं ना किसे कहते हैं डिग्री। जैसे ये देख लें, u की पावर 2, इसकी डिग्री क्या हुई है, इसकी डिग्री है 2, इस तरह से डिग्री कहते हैं। अब एक मिसाल है, आपको दिया जाता है कि एमसीक्यूज में अगर डिग्री 4 हो पोलिनोमियल कर्व में तो उसके कितने पॉइंट्स ड्रा होंगे। अगर 4 कर्व है, 4 डिग्री है तो उसके पॉइंट्स होंगे 5। अगर डिग्री 1 है तो उसके पॉइंट्स होंगे 2। डेफिनेटली अगर देखें ना, जैसे डिग्री 1 है तो उसके देखें पॉइंट्स, एक लाइन भी ड्रा करनी हो आपने, आपको पता है कम से कम 2 पॉइंट होंगे तो उनको मिलाएंगे ना आप, फिर ही एक लाइन बनेगी ना, कर्व बनेगी। तो 2 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए। इस तरह अगर 4 डिग्री चाहिए, 4 डिग्री चाहिए तो आपको 5 पॉइंट्स लगाने पड़ने हैं। ये चीज़ है, पीस वाइज लीनियर और पोलिनोमियल इन दोनों को माइंड में रख लें, और जो फार्मूलाज आपको बताए हैं वो देख लें। और कर्व्स के 3 टाइप्स है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक। ये 3 टाइप्स हैं। पैरामेट्रिक के आगे 2 है, ये 2 लिखनी है अपने पक्की। एक आपको एक पिक्चर दिखाई है मैंने उसकी, ये पैरामेट्रिक कर्व की फार्मूलाज किसके पीछे का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं स्क्रीनशॉट लेना तो मैं आपको दे दूंगा, कोई ईमेल मुझे कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा डिटेल उसकी। पिक्चर स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने लिए जो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। इसके अलावा पैरामेट्रिक कर्व भी हो गए, स्पेस कर्व भी सेम यही, इसी को ही घुमा फिरा के बताया गया। ये देखिए, यही फार्मूला 3 डायमेंशन में आपको बताया गया, उसको स्पेस कर्व कह दिया गया इसने। इस पे ये आपको क्वेश्चन में कराऊंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं देख रहा हूँ मेन किसमें और क्या क्या डिस्कस किया गया, टेंजेंट वेक्टर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। चले, स्क्रॉलिंग तो काफ़ी कर लिया, थोड़ा सा बता भी देते हैं कुछ आपको। ये मैंने एक, देखें आपको ना पेपर में इस तरह की वैल्यू दी होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि मैं कोई अपने पास से नहीं छोड़ रहा, मैं आपको प्रॉपर सर्च करके स्टडी करके ही आपको बता रहा हूँ।
इस पे पहले मैं थोड़ा सा खुद पढ़ा है चीज़ों को, मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैं सोचा कि यार चलो बनाते हैं लेक्चर। जैसे यहाँ पे कहीं मैंने नज़र से गुजरा अभी, देखा है मैंने, किधर गया, चले छोड़े, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको वैल्यूज इस तरह से दी जाती है, एक लाइन दो लाइन दी है, ठीक है। आपको कभी पूछ लेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, कभी पूछ लेंगे टेंजेंट वेक्टर ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन पूछ लेंगे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लाइन। ये मैंने सारी चीज़ें को चेक करके मैंने ना एक रजिस्टर में बना के ये किया था, फिर मैंने पिक्चर्स लेके कंप्यूटर में एंटर किया, ताकि चले आपको यहीं से पढ़ा दिया जाए। चारों मैंने एक ही में कन्वर्ट कंप्लीट किया, बताया, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसी एक क्वेश्चन में। ये 2-3 मिनट आपको लगेंगे, फोकस करने की जरूरत है, फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा सवाल ये। अब दो लाइंस दी है ना, अब दो लाइंस को आप ड्रा कर सकती हैं। पहली लाइन है 3 4 6, मैं 3 4 को एक मिसाल लेता हूँ, क्योंकि 3 डायमेंशन लेंगे, एक लाइन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, मैंने 2 डायमेंशन में ड्रा कर दी लाइन, ठीक है। 3 4 पहली लाइन है, ये 3 है, ये 4 है, ये पॉइंट लग गया। 5 7, ये 5 है, ये 7 है, ये पॉइंट लग गया, ये इस पे हमने लाइन ड्रा कर दी ऐसे, तो एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो गई, ऐसी है ना। ये मैंने वैसे एक ड्रा किया, अगर ड्रा करने के आगे तीसरी लाइन आप यहाँ पे लगा के उसको भी ड्रा कर सकते हैं। बाकी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन किस तरह फाइंड करनी है, ये इसका फार्मूला पैरामेट्रिक इक्वेशन का, पी डैश ऊपर बार इज इक्वल टू P1 बार प्लस यू ब्रैकेट में P2 बार माइनस P1 बार। P1 बार, अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमने लिखना जो रो में भी है उसको कॉलम में लिखना है। 3 4 6 इसकी वैल्यू है, P1 की अगर आप इधर देखें 3 4 6, इसकी P7 1 है, ठीक है। P3 4 6 प्लस यू वैसे का वैसे ही, P2 को हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस तीनों के साथ P1, फिर इन दोनों को माइनस करके ये लिख के, ये आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड हो गई है, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, सेकंड है टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर का फार्मूला P2 माइनस P1, पर इसमें वेक्टर आगे बात, आपको चीज़ का तो पता ही है कि वेक्टर की जब बात आती है ना, मैंने यहाँ पे शायद बनाया था वो भी, चलो बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ आपको तो पता है इस चीज़ का कि जो जब बात वेक्टर की आती है, आपने समटाइम अक्सर ही देखा होगा। अब 2 3 4 लिखा है, मैं ऐसे अगर कहता हूँ ना कि मुझे टेंजेंट वेक्टर में लिख के दिखाएं वैल्यूज, तो आप अपने पास ही ना ऐसे कर देंगे, इसको क्या करेंगे, पास से आई जे के पास से लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे ही है ना, पास है, ये एक वेक्टर बनेगी इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमने टेंजेंट की हद तक होता तो फिर हमें ये लगाने की जरूरत नहीं थी, अब वेक्टर का वर्ड यूज किया, फिर हम वेक्टर साथ मेंशन करेंगे। ये साथ हमने इसको 3 वैल्यूज इसके अंदर है, देखिए 1 2 3, तो हम 3 वेरिएबल्स टेंजेंट वेक्टर्स के साथ मेंशन करेंगे। तो ये दोनों कर दिया। अब P2 माइनस P4 1, वही उसी तरह ही आपने माइनस करना है ये साल लगा के। अब इन तीनों को अगर आप दोनों को प्लस करेंगे, 2i प्लस 3j माइनस 5k यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपकी होगी टेंजेंट वेक्टर। अब लेंथ ऑफ लाइन किस तरह फाइंड करनी है, P2 माइनस P1 बार बार L इज इक्वल टू, मेन फार्मूला का ये इज इक्वल टू, सॉरी, अंडर रूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का। इसमें आप सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, उनको सिंपलीफिकेशन करेंगे, 39 आया, उसका अंडर रूट लेंगे, तो ये आपका लेंथ फाइंड होगी, ठीक है। इसका भी बेसिक स्क्रीनशॉट ले लें। देन इसमें है यूनिट वेक्टर, n की पावर ये, ठीक है। यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला है, n इसको ऊपर क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, इज इक्वल टू, अब शायद क्लियर आ रहा है आपको नज़र, P2 बार माइनस P1 बार बटा मॉडुलस P2 बार माइनस P1। इसको सिंपल आप इस तरह भी कह सकते हैं, वो इसलिए कह सकते हैं P डैश बार बटा L। इसका क्या मकसद है, P डैश और L क्या है, अभी आपने फाइंड भी किया हमने यहाँ पे, टेंजेंट वेक्टर P डैश के बराबर होता है ना, और नीचे L किसका लेंथ, इन दोनों को ऊपर नीचे रख के ये रखती है ऊपर नीचे, यहाँ पे हमने इसको अलग अलग करके तकसीम कर दिया, दो को से नीचे सबको बारी बारी तकसीम किया, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गई। ये आपका निकल आया क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। हैंडआउट्स में कुछ घुमा फिरा के, मैं एक चीज़ मुझे बड़ी हैरानगी होती है इनके हैंडआउट्स देखे ना, कि अगर एक मिसाल एक टॉपिक है ना, ये जैसे ये सिंप्लीफिकेशन है, एकदम ही जब अगला स्टेप देखें, उसमें 4 5 स्टेप भी स्किप होते हैं। और अगर आप घंटे वाला लेक्चर भी सुनो, उसमें भी उन्होंने मेंशन किए थे, मज़े की बात ये है, वो सिर्फ एक चीज़ कह देते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है ये, तो इससे क्या समझ आनी बच्चों को।
वाक़ई ये बड़ा मुश्किल चीज़ है बहरहाल। बाकी अगर आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें आपके तकरीबन समझ लिए आप 35, 36, 37 तक क्लियर हो गए लेक्चर्स, ठीक है? ये आपके अगर टॉपिक माइंड में बैठ गए हैं तो इंशाल्लाह आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। और मेरा इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक बार 2 बार वीडियो भी सुन ली है ना आपने, मेरा नहीं ख्याल आपको हैंडआउट्स खोलने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है? तो बाकी ये लेक्चर अगर आप यहाँ तक बंधे हुए हैं मेरे साथ तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़ाहिर-सी बात है आप इंटरेस्टेड है इस लेक्चर्स में और सुनने सुनने में मज़ा आ रहा है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ना मुझे कमेंट कर दीजिए और उसमें आप सिर्फ़ एक चीज़ बताएँ कि मुझे लेक्चर अच्छा लगा है, बुरा लगा है, समझ आई है, नहीं आई, क्या अजीब लगा है, क्या अच्छा लगा है, मतलब जो भी लेक्चर्स की सिंपल लगा है समझने में, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, जो भी आपको समझ आई है चीज़ों की, आप काइंडली मुझे बताएँ क्योंकि मेरा फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं इसी कमेंट से देख के अगर मुझे लगा कि कुछ समझ आ रही है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको यहीं पे ब्रेक लगा दूँगा, ठीक है? बाकी आप मुझे बताइएगा आपको किस तरह लगा है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे। और एक और चीज़, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपने डिसलाइक 100% लाज़मी करना है, ठीक है? वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। नहीं पसंद है डिसलाइक करके ही जाना है, और अगर पसंद है फिर लाइक करने के बगैर नहीं जाना आपने। ये चीज़ क्लियर करके आपने यहाँ से जाना है, ठीक है? बाकी ख्याल रखिए अपना, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल व करम से नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।